नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है, और साथ ही में दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ आपके लिए इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करना चाहते हैं अनलॉक की। अलग अलग राज्यों में अब अनलॉक होना शुरू हो चुका है। कई राज्यों में तो पूरी की पूरी छूट मिलती हुई दिख रही है। ऐसे में तीसरी वेव को देखते हुए और उसके खतरे को देखते हुए इस अनलॉक की रफ्तार के बारे में हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ रोजाना मामलों को अगर देखें तो वो अभी भी 60,000 के पार हैं। वहीं रोजाना मृत्यु के आंकड़े भी 2,500 के पार हैं। और याद रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा मामले हैं। हमें कहीं ना कहीं 1 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद उसके नीचे के आंकड़े कम लगने लग गए हैं। लेकिन पहली वेव में भी इस तरह के मामले नहीं थे। दूसरी वेव के लॉकडाउन में धीमी टीकाकरण की रफ्तार देखी गई, जिसकी वजह से सिर्फ अगर अभी हम देखें तो 15% जनसंख्या को ही टीके का 1 डोज लग पाया है। वहीं अगर दोनों डोज की बात करें, यानी कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कौन है, तो वो 4% जनसंख्या भी नहीं है। वहीं आप दूसरे देश यूके को देखिए, जहां पे डेल्टा वेरिएंट जो कि भारत में शुरू हुआ था, वो वहां पहुंचने के बाद उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने अपना अनलॉक रोक दिया है। वहां मौतें भी बहुत कम है, 20 से भी कम रोजाना मौतें हैं। मामले भी 6-7 हजार के बीच में चल रहे हैं। लेकिन डेल्टा वेरिएंट की चिंता की वजह से उन्होंने अनलॉक को रोक दिया है। यूके में 45% जनसंख्या को पूरी दोनों डोज मिल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अनलॉक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या जिस तेजी से हमारे यहाँ, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अनलॉक हो रहा है, क्या वो रफ्तार कुछ तेज तो नहीं? हमारे साथ डॉक्टर समीर एस दलवई जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं महाराष्ट्र पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के, और साथ में डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ गई हैं, जो कि मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गर्ग, मेरी चिंता थोड़ी सी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब आप दूसरे देशों को देखते हैं, वहां पर यूके में खास तौर पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से उन्होंने अपना अनलॉक जो है उसको डिले कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो क्या हमारा इतनी जल्दी खुलना, 1 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ खोल देना, ये रफ्तार थोड़ी सी चिंताजनक मुझे लगती है। आप क्या कहेंगी? धन्यवाद अंजलि ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें अनलॉक के समय देखनी होती है कि स्टेट की पॉजिटिविटी रेट क्या है, नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हमारे पास में अब म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी हैं। जैसे कि आपने बहुत क्लियरली बताया कि म्यूटेशंस जो है, पर्टिकुलरली डेल्टा वेरिएंट, जो कि हमारे देश में भी 6 जगह से ऑलरेडी 6 रिपोर्ट हुए हैं करके, और डेल्टा वेरिएंट हमारे टोटल 63 टाइप के जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चले हैं। तो इसी वजह से यूके ने अपना जो है अनलॉक जो है पोस्टपोन कर दिया है। तो हमें भी बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा, और हमें हर एक स्टेट की, जैसे कि मैं बात करूं, मैं अभी देख रही थी कि जो हमारे 6 नॉर्दर्न रीजन के राज्य हैं, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, या फिर हरियाणा की, या चंडीगढ़ के 13 तारीख को ही हम बात करें तो 3,186 केसेस आए हैं। और इन हालांकि स्टेट की पॉजिटिविटी हमारी कम हुई है, परंतु अभी कोरोना गया नहीं है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लस हम टोटल अभी तक मिला के 25.9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, जो कि हमारी देश की, अगर हम मान रहे हैं कि हमें 160 करोड़ के करीब करने हैं, तो ये बहुत ही कम हिस्सा है। तो हमें बहुत ही केयरफुली एक तो अनलॉक करना पड़ेगा, हॉटस्पॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उसी राज्य के अंतर्गत में, और वहाँ की आवाजाही को बंद करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, और हमारा जो है वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा इसमें। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अनलॉक हो गया तो हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हो गए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, हमें ये ख्याल रखना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है, और डिफरेंट वेव्स की भी हम बात कर रहे हैं कि आ सकती हैं करके। तो हमारे नागरिकों को खुद के ऊपर एक सेल्फ लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि स्टेट ने ही लॉकडाउन लगाना है तो हम अपने ऊपर लगाएंगे। तो ये मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट मेरे अपने सुझाव हैं करके हमें केयरफुली अनलॉक करना है, लोगों को एम्पावर करना है। लोगों ने खुद से भी समझना है कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण हम लगाएं, डबल मास्क का प्रयोग करें, और अगर ज़रूरत हो तो हम जाएं।
क्योंकि आजकल ऑफिसेज भी पूरी तरह से खुले नहीं है, 50% अटेंडेंस पे चल रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है और अपने आप को बचा के रखना है। जी डॉक्टर दलवई, ये भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब सरकारें खोलती हैं अनलॉक को, तो जाहिर तौर पर आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर होता है, आपको लोगों की जीविका की चिंता करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आउटडोर्स, इनडोर्स, दफ्तरों में बैठना, दफ्तर में आप 8 घंटे बैठते हैं, दुकान में आप 5 मिनट के लिए जाते हैं, तो शायद दुकान का खुलना इतना खतरनाक नहीं होता जितना दफ्तर का खुलना होता है। क्या हमारी सरकारें इन बातों पे जोर रखती हैं? क्योंकि दिल्ली में, महाराष्ट्र का तो नहीं, दिल्ली में पार्क नहीं खुले हैं लेकिन दुकानें खुल गई हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ये कभी कभार समझ में नहीं आता कि सरकारों की सोच क्या है। अंजलि जी नमस्ते। और उसका कारण ये है कि किसी को 100% क्या सच है क्या गलत है किसी को पता नहीं। हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है वाली बात है, एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। और इसलिए जब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, हमें कोई एक फिक्स्ड रूल अप्लाई कर ही नहीं सकते पूरे देश के लिए। तो क्या महाराष्ट्र जैसा राज्य भी जो है वो यूरोप के कई देशों के मुकाबले उसकी जनसंख्या है, तो हमें लोकली सिचुएशन, जैसे सुनीला गर्ग मैडम जी ने कहा कि लोकल सिचुएशन इन्फेक्टिविटी रेट क्या है, इसको मद्देनजर रखकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, जरूर है कि ट्रेड है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी के को मद्देनजर रख के हमें बात सोचनी है, मगर मुद्दा एक याद रखिए, ये वायरल इन्फेक्शन है, जो एक नया वायरल इन्फेक्शन है। पिछले साल जब ये आया, दुनिया में कोई भी शख्स इससे इम्यून नहीं था, तो ये सभी को इन्फेक्ट कर सकता था। आज भी हमें देखना है कि जो लोग इन्फेक्ट हो गए, हम मानते हैं कि कुछ समय के लिए वो इससे इम्यून है, या जिन लोगों को टीकाकरण हुआ है हम मानते हैं कि वो कुछ हद तक इम्यून है। मगर जैसे आपने सही कहा कि पूरे देश में हार्डली 4% लोगों को दोनों टीके लगे हैं, तो हम कैसे माने और कैसे जाने कि पूरी संख्या में कितने प्रतिशत लोग आज इम्यून है। और अगर ये हमें नहीं पता तो हम पूरा अनलॉक नहीं कर सकते, और इसलिए ऑन वन साइड थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। मगर मैं ये कहता हूं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, इस पे बहुत ज्यादा पाबंदी रखनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं, आप सिंगापुर जैसा स्टेट देखिए, हार्डली उनकी आबादी 50 लाख है, मगर उन्होंने फिर भी इतने स्ट्रिक्टली रूल्स बनाए कि आप मास्क पहने बगैर निकलोगे तो आपको बहुत हैवी फाइन लगेगी। अगर आप भीड़ में जाओगे, आप भीड़ करोगे, आपके घर में 10 लोगों को बुलाओगे तो आपको फाइन लगेगा। और आज यही सोचना है हमें कि कोई अगर अपने आप से जो कोई केयरलेस बिहेव कर रहा है, ही हैज नो राइट कि पूरे देश के में वो इन्फेक्शन बढ़ाए या लोगों को फैलाए। इसलिए हमें इंडिविजुअल केयर देना जरूरी है। एक जगह जरूरी है कि हमें लाइवलीहुड पे ध्यान देना है। महाराष्ट्र में सरकार ने लॉकडाउन लगाया, मगर उसी के साथ रिक्शा चालक है या जो हॉकर्स है या डेली वेज वर्कर्स है, उनके लिए फूड का खाने का इंतजाम, ये सब भी किया है। और एट द सेम टाइम अनलॉक बहुत स्लोली हो रहा है। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड अवॉइड करने के लिए ये नागरिकों की जिम्मेदारी है। और अगर हम चाहते हैं कि ट्रेड और लाइवलीहुड इंप्रूव हो, तो इंडिविजुअल मास्क पहनने के ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। उसके लिए अगर फाइन लगाना पड़े तो फाइन लगाई दी जाए। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब वैक्सीन लगाने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और एनडीटीवी और गूगल की इस खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कोविड के टीके के असर के बारे में, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आर रंगाराव, जो कि चेयरमैन है पारस कैंसर सेंटर गुरुग्राम के। शुक्रिया डॉक्टर राव हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड टीका कितना असरदार है इस बीमारी से लड़ने में डॉक्टर? काफी असरदार। एक बार फिर से सवाल पूछेंगे प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोविड का जो टीका है, ये बीमारी से लड़ने में कितना असरदार है?
बहुत असरदार है। इससे इससे नंबर वन, इनसे पूरी इंसिडेंट जो होता है कैंसर का, जो कोविड का इन्फेक्शन बहुत कम होता है। और जिनको अगर होता भी है वो बहुत कम सीवियरिटी में होता है। शर्त ये है कि दोनों डोज सही टाइम पे लेना चाहिए और उसके बाद में टाइम मिलना चाहिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बहुत ही लाभदायक है, इट्स बहुत फायदे वाला है, इसे बिल्कुल लगाना चाहिए। और कुछ अफवाहें हैं जो साइड इफेक्ट्स और डेथ्स के वजह से, वो बहुत कम है और शायद कुछ और भी वजह है उनकी वजह से, और वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। साइड इफेक्ट्स कोई इनके कम है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो इस किसी को भी झिझक नहीं होना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग पहला ही डोज लगवा पाए हैं, उनका अभी सेकंड डोज का टाइम नहीं हुआ, उनको भी क्या प्रोटेक्शन मिल रही है? वो भी कुछ हद तक सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल। पहला डोज के बाद में भी करीब करीब 70% तक इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, और उसके बाद में सेकेंड डोज में वो और बढ़ जाता है, वो 80, 90, 95 तक चले जाता है। तो पहला डोज के बाद में भी उनको प्रोटेक्शन होता है। बट ये शर्त जरूर सबको याद रखना चाहिए, वैक्सीन लेने के बाद में भी पूरी कोविड की बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा का पूरा करना चाहिए। जो मास्क है, हाथ धोना है, सफाई करना है, दूर रखना है, ये सब चीजें पूरा का पूरा पालन करना है। ये नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन हमने ले लिया है और हमें कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कोविड टीके को लगवाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? कोई अलग से कोई प्रिकॉशन नहीं चाहिए आपको। नंबर वन, कोई बुखार या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतना ही काफी है। और आपका मान लीजिए कि ऑपरेशन शेड्यूल्ड है, कोई प्रोसीजर जैसे दांत का कोई प्रोसीजर है या बुखार वाला कोई इंजेक्शन, बुखार चल रहा है, तो उस समय ना ले, इन्फेक्शन ठीक होने के बाद में ले ले। और जिनको कोविड हुआ है और अभी के जो कुछ इंडिकेशंस आए हैं कि 3 महीने के बाद में उनको कोविड वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, वो तब तक उनको जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उनको कोविड हुआ है, इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, तो अपने डॉक्टर से सलाह कर लें, और करीब करीब 3 महीने तक उनको कोई जरूरत नहीं है। आगे और रिसर्च के बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको हम लोग पालन करेंगे। स्पेशल प्रिकॉशन कुछ भी नहीं चाहिए। जी, रोजाना खबरें आ रही हैं कि नया टीका, अब ट्रायल के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे नोवोवैक्स की अब खबर आई है कि उसका टीका भी अब उपलब्ध हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी उसको बनाएगा। तो जब टीके आते जा रहे हैं तो टीके का चुनाव किस तरीके से करें? देखिए, सभी वैक्सीन जितने भी अप्रूव्ड हैं, सभी करीब करीब सेम एफिकेसी के हैं। कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, और वो भी बहुत कम मात्रा में। इंपॉर्टेंट चीजें, सभी वैक्सीन बराबर के हैं, कोई 80%, कोई 70%। और दूसरा चीज, इनका जो नापने का तरीका होता है और वो जो नापने के जो पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े थोड़ा अलग होंगे। किसी में एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, कुछ अलग करते हैं। ये मान के चलना ज्यादा उचित है कि ये सभी एक जैसे हैं। हम जैसे गाड़ियों को देखते हैं, सब गाड़ियां एक जैसी हैं, सिर्फ अपने एक पर्सनल चॉइस होती है। ये सब वैक्सीन भी उसी तरह से, हर वैक्सीन अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि उनका कोल्ड चेन देखना है कि सही तरह से रखा है, और जो जहां पर भी रखा गया है उसको अच्छी तरह से, ठीक से उन्होंने कोल्ड चेन मेंटेन किया है। ये सब चीजें चेक करना है और कुछ नहीं। जो अप्रोप्रिएट ऑथराइज सेंटर्स हैं, वहां पर ये सब सुविधाएं होंगी। जो आपको मिलता है वो ले लीजिए। इसके ऊपर मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए कि वो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। 75% में, 77% में क्या डिस्कशन करेंगे? 77% में, 80% में क्या डिस्कशन करेंगे? तो मेरे ख्याल से वो साइंस के लिए छोड़ दें, और हम ये मान के चलें कि सभी वैक्सीन एक जैसे। जी बिल्कुल। एक बात साफ है, कीवर्ड ये है कि आपको सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा कीवर्ड है, आपको मिल रही है, और ये आपको समझ लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर राव, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर की बात सुनकर के आपने तय कर लिया होगा कि आपका अगर स्लॉट आपको मिल रहा है तो जाकर अपना वैक्सीन अपने आप को जरूर लगवाएं, और तब तक और उसके बाद भी डबल मास्क जरूर पहने अगर बंद कमरों में काम कर रहे हो। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।